नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला है और ऐसे में इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के कई सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठ गए हैं और ऐसे में दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। दरअसल कांग्रेस दफ्तर से मार्च निकाल रही प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। बाद में कांग्रेस नेताओं को किंग्स वे कैंप ले जाकर छोड़ दिया गया। एक रिपोर्ट देखें। बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता राष्ट्रपति भवन तक मार्च के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया और कुछ ही देर के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद में काले रंग के कपड़े पहनकर वेल में नारेबाजी भी की। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि कांग्रेस सदस्यों ने सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर हंगामा किया। हम सारे सांसद गिरफ्तारी देंगे, हम जनता को बेरोजगारी और महंगाई से राहत दिलाकर रहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी पर देशव्यापी हल्ला बोल शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि मौजूदा दौर में हम लोकतंत्र की मौत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लगभग एक सदी पहले जो कुछ भी ईंट पत्थरों से बनाया था, वे आपकी आंखों के सामने नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी तानाशाही विचार के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर शातिर हमला किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पीटा जाता है। कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वे अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजतन वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों से कहा कि वो सरकार से समझौता करने नहीं बैठी हैं। महंगाई का विरोध करके जनता की आवाज उठाना उनका हक है। आज हमारा प्रदर्शन सिर्फ महंगाई के खिलाफ है। पूरे देश में लोग महंगाई से परेशान हैं। उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में कुछ हमारी बहस के बाद रिलीफ देंगे। वैट का कंपैरिजन नहीं होता है, जीएसटी को कम करना था, सही जवाब नहीं दिए। पेट्रोल डीजल हमने दिखाया कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, फिर आप क्यों नहीं कम कर रहे हो? 1 पैसा कम नहीं हुआ। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर हैं और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? जनता सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? सरकार में सहयोगी रामदास अठावले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ को जांच का हिस्सा बताया और दावा किया कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया। इससे रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है। आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरें अगस्त 2019 के लेवल तक पहुंच गई है।
ब्याज दरों पर फैसले के लिए 3 अगस्त से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। वहीं पिछले दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद आज शुक्रवार को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी के दाम में ₹2.63 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में इसका ताजा रेट ₹50.59 प्रति घन मीटर हो गया। बता दें कि ये 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। ये नई कीमतें आज 5 अगस्त 2022 की सुबह से ही लागू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज कांग्रेस का हल्ला बोल रहा। सरकार के खिलाफ लामबंद दिखाई दी कांग्रेस और ऐसे में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिया और कांग्रेस के कई सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। सोनिया गांधी ने संसद के अंदर हंगामा किया, तो वहीं ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। तो पूरे दिन आज कांग्रेस का प्रदर्शन देखने के लिए मिला और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाती हुई कांग्रेस दिखाई दी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई देश में महंगाई है, क्या वाकई देश में बेरोजगारी है और किस स्तर तक है, और क्या इसके खिलाफ अब आवाज उठाने की नौबत आनी चाहिए या फिर ये प्रदर्शन कितना जायज है और इससे कितना फायदा होगा। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ है, शास्त्री, बहुत स्वागत है सर आपका। ओमकार नाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। साथ ही देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आकाश जी आपके साथ करते हैं। वाकई क्या देश में महंगाई है क्या, और इस स्तर पर पहुंच गई है, क्या प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है, महंगाई के मुद्दे को उठाने की नौबत आ रही है? देखिए, आपके क्वेश्चन का पहला कंपोनेंट बिल्कुल सही है। देश में महंगाई है, 7% से ऊपर है। जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% ±2%, उससे कहीं ज्यादा है। तो इस बात में छोटी शक नहीं कि देश में महंगाई है, लेकिन इसमें महंगाई किन कारणों की वजह से? आज जो देश में महंगाई है वो प्राइमरीली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। हम सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाहे क्रूड ऑयल की प्राइसेज हो या क्रूड ऑयल की मूवमेंट हो, खाने के तेल की मूवमेंट्स हो, एडिबल ऑयल या और कमोडिटीज की मूवमेंट दुनिया भर में रिस्ट्रिक्ट हुई है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है कि आज की जो महंगाई है ग्लोबल रीजन की वजह से, और महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अमेरिका में 40 साल के हाईएस्ट लेवल पे महंगाई है 9.1%, यूके में 9.1% इन्फ्लेशन चल रही है, जर्मनी में इन्फ्लेशन पीछे 7.5% से ऊपर रहा है। तो आज जब ग्लोबल रीजन की वजह से महंगाई है तो ग्लोबल रीजन से उसका सोल्यूशन होंगे। जहां तक हिंदुस्तान में है, एक फैक्टर मैं मानता हूँ, जीएसटी काउंसिल के पीछे मीटिंग हुई। अब जीएसटी काउंसिल में बीजेपी भी है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी है, स्टेट्स में कुछ बीजेपी भी है, कुछ कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी और पार्टी भी है। तो जीएसटी काउंसिल का एक डिसीजन था कि कुछ चीजों पे जीएसटी इम्पोज कर दिया गया, जिसमें कुछ खाने पीने का प्री पैकेज और लेबल सामान था, कुछ चीजों पे जीएसटी बढ़ा दिया गया, उससे थोड़ा महंगाई को और बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं अगर देश में हमें कुछ करना है तो जो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन थे, जिसके लिए मैं मानता हूँ पूरी की पूरी पॉलिटिकल कास्ट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, उसको रोल बैक किया जा सकता है। तो उसका पार्शियल इम्पैक्ट जो है देश में महंगाई से पड़ेगा, बट ग्लोबल रीजन का सोल्यूशन हमारे यहाँ से नहीं निकल सकता। ये तो आज दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो अब इशू ग्लोबल है, अब रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगा देती हैं तमाम बड़ी कंट्रीज, तो उसका सोल्यूशन हिंदुस्तान से तो निकल नहीं सकता। ग्लोबली आज हम कनेक्टेड हैं। और अभी तो जो है चाइना और ताइवान का इशू, मैं तो कहता हूँ भगवान करे उनके बीच में कोई ज्यादा एस्केलेशन ना हो। अगर एस्केलेशन वहां बढ़ गई तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। ना सिर्फ दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, बल्कि आज की तारीख में ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मंदी की बात हो रही है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, 2 क्वार्टर उनके जीडीपी के नेगेटिव में गए। अमेरिका की जीडीपी जो लास्ट क्वार्टर में -0.9% गई है। तो जब दुनिया भर में ये हालत है और दुनिया सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो हिंदुस्तान के अंदर हम कुछ हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स का जो सोल्यूशन है वो ग्लोबल। ठीक है आकाश जी, बने रहिए हमारे साथ। ओमकार नाथ जी, आपने सुना आकाश जी को, कह रहे हैं ये तो ग्लोबल मंदी है,
जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई का सामना तो पूरे विश्व को करना पड़ रहा है, तो फिर भारत कैसे अछूता रह सकता है? फिर आप लोग क्या बेकारी इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेकारी इतना हल्ला बोल रहे हैं, बेकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? इतनी तरीके से उन्होंने ये बात को कही कि दुनिया में परेशानी है तो महंगाई है तो हम क्या करें। इसलिए हमको सत्ता दिया है जनता ने। जनता ने सत्ता इसलिए दिया है कि अगर कहीं भी महंगाई हो, परेशानी हो, आप उसका मुकाबला करें। आपकी वित्त मंत्री सदन के अंदर बोल रही है महंगाई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही और आप तो दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। इसको बैठ के आपको सोल्यूशन करना चाहिए ना, इसका मुकाबला कैसे किया जाए कि जनता में टैक्स हो क्या मुकाबला करें। आप चीजों को देखिए, वेलफेयर स्टेट है, आप जहां से भी पैसे का इंतजाम करना हो करिए, लेकिन आप जनता पर इतनी महंगाई मत पाइए कि जनता की कमरे तोड़ दें। आप चीजों को थोड़ा सा ये सरकार समझना ही नहीं चाहती है और अपनी मर्जी से चलती है। जिस तरह से आपने सिलेंडर बांटा, हमारा सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि कम से कम 1,30,00,000 लोगों ने अभी दूसरा सिलेंडर ही नहीं खरीदा। ऐसे सिलेंडर का क्या मतलब है? आप इस तरह की चीजें बता रहे हैं जैसे आपने जीएसटी कामों पर, खुले सामानों पर लगा दी। अरे भाई, अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो आप उसको पकड़िए, आप उसके बदले में गरीब आदमी की कमर तोड़ेंगे कि जीएसटी जो खुले दाम में के जो है क्या कहते हैं ब्रांडेड सामान है वो भी बिक रहे हैं खुले बाजार के अंदर। जो आदमी थोड़ा बहुत ले रहा है, पाव भर ले रहा है, 250 ग्राम ले रहा है, मान लीजिए पंसारी की दुकान से उसने थोड़ा सा सामान लिया, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दिया, तो कैसे दिएगा? एक तो आप उसको तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। इस ताकत की आप इतनी तारीफ करते हैं, उसमें से लोग निकाले जा रहे हैं नौकरी में से। देश में एक कोई पद निकलता है उसमें 20-20 लाख अभ्यर्थी हो जाते हैं और आप जो है कह रहे हैं कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, लिहाजा हम इससे क्या कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है आकाश जी, जल्दी से बात रखिए, फिर पीयूष जी का और देवेंद्र जी का रुख करते हैं। आकाश जी, मैं कांग्रेस के हमारे मित्र को बताना चाहता हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। ये इश्यू ग्लोबल है और जीएसटी का जहां तक बात है, देखिए मैं आपकी कांग्रेस पार्टी और आपके नेता राहुल गांधी जी का पूरा सम्मान करता हूं। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में मेरे दोस्त आपकी पार्टी भी थी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में ना सिर्फ बीजेपी है बल्कि सारी स्टेट्स भी थी। तो जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन, मेजोरिटी तो देखिए ना आकाश जी, मेजोरिटी किसकी है जीएसटी काउंसिल में? कहीं ना कहीं कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के और कितने कांग्रेस के, ये भी तो देखिए ना सर। आकाश जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पे ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। मेरा सिर्फ उनसे इतना आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि क्या उन्होंने इस चीज को अपोज किया? मैं यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी का पूरा सम्मान करता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अपोज किया। अगर वो अपोज करते और वोटिंग होती और उनकी वोट से काम ना बनता तो और बात होती। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या ऑपोजिशन रूल्स कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल में ये चीज जब डिस्कशन के लिए आई थी, क्या उसको अपोज किया था कि नहीं? ठीक है, ओमकार जी जवाब दीजिए जल्दी से। जीएसटी काउंसिल में जब ये अभी 2 ही दिन पहले की बात है, राजस्थान सरकार ने भी अपोज किया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपोज किया था, दोनों ने अपोज किया था कि इस समय स्थिति ठीक नहीं है और जीएसटी बढ़ाई न जाए, इस चीज को उन्होंने कहा। ठीक है पीयूष पंत जी, क्या ये सिर्फ दिखावे का प्रदर्शन है? क्या ड्रामा हो रहा है क्या कि संसद में सोनिया गांधी महंगाई के विरोध में आवाज उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी को ये ड्रामा लगता है? अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाती है तो भी ये लगता है कि सियासी हंगामा बेकार में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी अगर काले कपड़े पहन के संसद पहुंचते हैं तो लगता है ये बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए इसमें कुछ सच है, पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये बात तो सच है कि बहुत देर से अगर महंगाई पे जो कांग्रेस पार्टी जो है सड़क पे आई है तो बहुत देर से आई है। ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी। हालांकि पहले भी उन्होंने जो है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेके उन्होंने किया था दिल्ली में प्रदर्शन, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं किया। और आज वो अगर आई है महंगाई के बारे में तो कहीं न कहीं इसमें ये भी है कि जो ईडी का शिकंजा कस रहा है वहां पे, क्योंकि ये आरोप उन पे लग रहा था
कांग्रेस के ऊपर कि आप जो है कि सड़क पे तो महंगाई के लिए नहीं आते हैं और जो है कि आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो उनकी आलोचना हुई है तो उसको लेके ये है कि वो कम से कम जो है कि उसके ये महंगाई के मुद्दे पे भी आए, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बहुत से विपक्षी दल जो है ये महंगाई का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। पिछले चुनाव के जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें भी उठाया गया था और अभी भी जो है संसद में लगातार ये बात उठाई जा रही है। इस बार भी जो है संसद सत्र में जो है समय मांगा गया, तमाम प्रश्न थे जो उनको करने थे, लेकिन समय नहीं दिया गया, हंगामा हुआ। तो ये दिखावा पूरी तरीके से तो नहीं है, मैं ये कहूंगा। ये आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी का इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि कोई समाधान निकाल नहीं पा रही है। और देखिए ये जो बात कही जा रही है कि जो है कि पूरे ग्लोबल जो है वो उसमें दाम बढ़ रहे हैं और जो वॉर हुआ है यूक्रेन का और रूस का, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उसके पहले ही भारत में जो महंगाई की दर काफी तेज चल रही थी और अगर आपको याद होगा तो जो है कि फुटकर जो मूल सूचकांक है वो लगभग 10 के ऊपर चल रहा था उस समय भी जो है। और लगातार तो महंगाई यहाँ बढ़ी थी और डीजल पेट्रोल के दाम तो तब से ही बढ़े हैं जब से यूक्रेन और उससे वार के बहुत पहले से, और लगातार उसमें राहत सरकार नहीं दे रही है। निश्चित रूप से जो ग्लोबल संकट होता है उसका प्रभाव पड़ता है पूरी दुनिया पे, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड एक समय में रह रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी सरकारें देश की जो है राहत देती हैं, ऐसे ही समय में जो है राहत देती हैं। और यही उम्मीद भारत की जनता भी भारत की केंद्रीय सरकार से कर रही थी। लेकिन उल्टा यहाँ पे जो है कि जो गेहूं, देखिए दही और जो आम आदमी की चीजें हैं उसमें जो है जीएसटी लगा दिया गया। अब सवाल ये कि बिल्कुल नहीं, बहुत अहम सवाल आपने यहाँ पे उठाया है कि जो आम आदमी की जरूरत है उस पर जीएसटी लगा दिया गया। मैं आती हूँ सर आपके पास फिर से, लेकिन देवेंद्र जी से इस पर सवाल ले लेती हूँ। देवेंद्र जी, आम जरूरत की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया गया, उससे सीधे सीधे आम जनता इफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्या उसके खिलाफ भी विपक्षी पार्टियां आवाज नहीं उठाए? सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, जब पेट्रोल पर जीएसटी लगाने की बात होती है तब तो आप लोग सभी मना कर देते हैं, खासतौर पे आपके मुख्यमंत्री जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो मुख्यमंत्री मना करते हैं। लेकिन जब आम लोगों की जरूरत की चीजों पर जीएसटी लगाया जाता है उसका विरोध क्यों नहीं किया जाता? देखिए नेहा जी, जीएसटी जो है वो एक ऐसा कानून बनकर आया है, आपने देखा है कि जब से जीएसटी आई है उसमें पारदर्शिता है। कोई भी चीज हो वो छोटी हो या बड़ी हो, जीएसटी पर कोई सवाल ज्यादा उठाने की स्थिति में नहीं। लेकिन विपक्ष का काम है, उसके पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं। वो ईडी को गलत क्या है इसमें सर? जीएसटी नहीं लगा रहे आप खाद्य पदार्थों की वस्तुओं पर, जो सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ी हुई है। जिन खाद्य पदार्थ की वस्तुओं पर जीएसटी लगाई गई है उनके रेट जो है वो निकाल कर महंगाई दर निकाल दीजिए आप। जिस तरह से आकाश जी ने क्लियर कर दिया, मुझे उस पर ज्यादा बहस का विषय नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के अर्थशास्त्री बैठे हैं। अगर मैं बोलूंगा तो उसमें राजनीति होगी, उन्होंने साफ कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात जो मुद्दा है, इस तरह से जहाँ चर्चा चल रही है, जो देश के हालात है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में सब अपनी बात रखनी चाहिए। महंगाई का विरोध हो, और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के मित्र जी ने क्लियर किया था कि हम लोगों ने विरोध किया है, तो कभी भी अगर विरोध करते हैं तो सब दर्ज कराएंगे। अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो मीडिया के माध्यम से या कहीं आपके मुख्यमंत्रियों के माध्यम से बात ओपन हुई कि हमने उस पर विरोध किया और वो विरोध हमारा जो है उस काउंसिलिंग मीटिंग में जो सुना नहीं गया, माना नहीं गया। अगर कोई तर्क है तो आप उसे क्लियर करिए। इसी तरह जीएसटी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेकर जिन जिन प्रदेशों में सरकार है और वो जीएसटी के लिए बात करती है तो बोलते क्यों नहीं ओपन आकर? अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का बहुमत लग रहा, लेकिन जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते तो हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? बेशक आप एक प्रदेश में है, बेशक आप लोग दो में है, क्यों ना एक राज्य के साथ मिलकर आप ये 2 प्रदेशों में बैठे हैं, क्यों नहीं इस बात को आज उजागर करते? बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपकी नीतियों की वजह से जनता नकार रही है आपको बार बार। नीतियां तो सर आपकी है ना, उनकी कौन सी नीति आप देख रहे हैं? उनकी नीति कौन सी देख रहे हैं आप? सर, ये तो केंद्र सरकार की नीति है ना। महंगाई के खिलाफ है, पहले तो ये क्लियर करिए। आप लोगों को सड़कों पर उतार रहे हैं, महंगाई के खिलाफ उतार रहे हैं, अपने जेल जाने के लिए, बचने के लिए बता रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कब तक कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ठीक है, ठीक है। नहीं आकाश जी, अगर आपने ये कहा कि देखिए ग्लोबल वजह है इसके पीछे, अगर महंगाई बढ़ी है तो सिर्फ ग्लोबल वजह है, महंगाई इस वजह से बढ़ी है, इसीलिए हम महंगाई को बढ़ने दे के आगे भी, या फिर इसके पीछे और ठोस रीजन भी होते हैं? सरकार की नीतियां उस हिसाब से होनी चाहिए कम से कम। अगर ग्लोबल रीजन है तो उसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है,
और ऐसे में जब पैसा नहीं है, ऊपर से महंगाई की मार पड़ रही है, तो लोगों पे डबल अटैक पड़ रहा है, डबल उन पे खर्चा पड़ रहा है। ऐसे में उससे राहत पहुंचाने के लिए क्या एक साधन होता है सरकार के पास, और क्या नहीं लगता कि उसके लिए भी विकल्प के लिए कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, उस और कदम उठाने की जरूरत है ताकि जनता को राहत मिले बजाय ये जीएसटी लगाने के? I think a very quality question. What you have asked is a very, very quality question, and I, up to a lot of extent, support you on this nice question. देखिए, जो पहला आपका कंपोनेंट है कि क्या ग्लोबल रीजन की वजह से महंगाई बढ़ी है? जी हाँ, ग्लोबल रीजन की वजह से बढ़ी है, क्योंकि महंगाई में पेट्रोल एंड डीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेट्रोल और डीजल 80% के आसपास क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। डॉलर का प्राइस भी 80 टच कर गया ग्लोबल रीजन की वजह से, क्रूड ऑयल भी हाई रहा है। दूसरा आ जाता है दूसरा तेल, खाने का तेल, एडिबल ऑयल भी, क्योंकि 55% के आसपास हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया से, यूक्रेन से दिक्कत रही है, तो खाना बनाने में वो इम्पोर्टेंट सकता है, वो भी इशू है। उसके अलावा बहुत सी कमोडिटीज इम्पैक्ट होती है। फिर मैंने आपको डेटा लिया यूएस जैसी इकोनॉमी का, जहां कभी इन्फ्लेशन बहुत कम होती थी, यूके का दिया, जर्मनी का दिया, तो ग्लोबल रीजन की वजह से इन्फ्लेशन हुई है। लेकिन दूसरा कंपोनेंट भी आपका सही है, जनता रिलीफ के लिए किसके पास जाएगी? जनता तो सरकार के पास ही जाएगी ना। मानता हूं इसमें बीजेपी की कोई दोष नहीं है, वी कांट, हम ये बीजेपी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जनता तो अपनी सरकार से रिलीफ मांगेगी। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे भी जो है ग्लोबल रीजन है। देखिए, 2 साल कोरोना रहा, कोरोना की वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आया। अब उसमें बीजेपी गवर्नमेंट की मैं ये तारीफ करूंगा, रादर मैं सैल्यूट करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि कोरोना के टाइम में बहुत बड़ा मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन उन्होंने चलाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। दूसरा, गरीब भाई बहनों को अनाज दिया, तो वो सोशल रिक्वायरमेंट थी हमारी कंट्री की, और उससे खर्चा भी काफी हुआ, एंड आई सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन क्या हुआ, एक ग्लोबल प्रॉब्लम, पहले कोरोना 2 साल, अभी कोरोना से हमारी रिकवरी हुई भी थी कि हमारे सर पे रशिया यूक्रेन इशू आ गया, लेकिन अब उसके लिए भी आप कह रही हैं कि लोग किसके पास जाएंगे? बिल्कुल सरकार के पास जाएंगे, चुनी हुई सरकार है, चाहे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, रिलीफ तो सरकार से मांगेंगे। अब सरकार को इसमें करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टैक्सेस कम करने चाहिए। सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल पे फर्दर टैक्स कम किए जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेट्रोल और डीजल पे आप फर्दर एक्साइज कम करें। स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि आम आदमी को आज रिलीफ चाहिए। देखिए, सरकारों का डेफिसिट है, डेफिसिट जनता को समझा दूं, सरकारी घाटा, इसमें कोई शक नहीं है, सरकारों का डेफिसिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डेफिसिट है, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन किया है, गरीब भाई बहनों को अनाज बांटा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी डेफिसिट है। लेकिन आम आदमी के डेफिसिट का क्या? आम आदमी का डेफिसिट मतलब उसकी कमाई अगर 2 साल पहले 50,000 की, अब कमाई रहेगी 45,000, खर्चे हो गए 55,000। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को आम आदमी के डेफिसिट को ध्यान देना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब तो फिर से होम लोन और तमाम लोन और महंगे हो गए, ये तो जनता पर सीधे कहीं ना कहीं मार पड़ रही है। ऐसे में अगर आप कहते हैं कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम आम और लोगों का, तो खास लोगों का रखती है या नहीं रखती है अलग बात है, लेकिन आम लोगों का कम से कम ध्यान रखने की जरूरत है। क्या लग रहा है कि उस ओर कदम उठाया जा रहा है? क्या लग रहा है उस ओर सरकार सोच रही है, या फिर इस तरह के प्रदर्शन करने का कोई फायदा हो रहा है जो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहला तो मेरी आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जीएसटी काउंसिल से कि जो जीएसटी के अंदर अभी रेट बढ़ाए गए हैं या रेट नए इम्पोज किए गए हैं, उनको रोल बैक किया जाए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स रोल्ड बैक, क्योंकि आज की तारीख में जनता वो अतिरिक्त भार सहने की पोजीशन में नहीं है। दूसरा, जैसे आपने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि आज की तारीख में टैक्सेस कम किए जाए। सरकार के पास पैसा रेज करने के कई और तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए। दूसरा ये है, एनआरआई भाई हैं हमारे, उनसे मसा बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। तीसरा, कंप्रेशन किया जा सकता है। देखिए, सरकार को थोड़ी ऑफिस थिंकिंग कमी होगी। जनता को रिलीफ दे रही है सरकार, लेकिन उसके लिए जनता से और टैक्स लेना आज की तारीख में सही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें जनता का वेलफेयर देखना है। मैं तो इस तरह तक कहना चाहूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल डॉक्टर का ही कहना है कि सरकार को अपना डेफिसिट अगर शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ता है तो इकोनॉमिस्ट होते हुए कहता हूं बढ़ने दीजिए, लेकिन जनता का डेफिसिट ना बढ़ने दीजिए। वो जो तकलीफ है कि उस आम आदमी की कमाई 45,000 रह गई, खर्चा 55,000 हो गया, वो 10,000 कहां से पूरा करेगा?
वो कोई इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उसके लिए सरकार नहीं सोचेगी सर, उसके लिए खुद ही सोचना होगा, क्योंकि अब तो हालात ऐसे ही बन रहे हैं। और दूसरी बात, अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लोकतंत्र की मौत होते हुए हम साफ तौर पर देख रहे हैं। और ऐसे में उनका ना जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, जो क्योंकि ये लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि देखिए ग्लोबल रीजन है। और इस बीच हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट है। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। लेकिन ओमकार जी, रुख मैं आपका करती हूँ। सवाल इस बात को लेकर सर, आप लोगों ने इससे पहले, क्योंकि देखिए अभी पीयूष पंत जी भी कह रहे थे कि ईडी की जिस तरह से मार पड़ रही है कांग्रेस पार्टी पर, उस वजह से ज्यादा आहत है। लेकिन जब सवाल उठने लगे कि देखिए महंगाई के खिलाफ तो आप लोग नहीं बोलते हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, आप लोग नहीं बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्या ये मजबूरी बन गई थी क्या कांग्रेस पार्टी की कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएं, तभी विपक्षी पार्टियां भी साथ आएगी? लेकिन सर, विपक्षी पार्टियां तो अभी भी साथ नहीं आई, आप तो अकेले ही दिखाई दिए। कौन आपके साथ दिखाई दिया? कांग्रेस के साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। महंगाई और बेरोजगारी तो पूरे देश में है, इससे तो विपक्षी पार्टियों को भी आपका समर्थन मिलना चाहिए और आपके साथ आना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, लेकिन कोई नहीं आया सर। ये कांग्रेस का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने अपना जो कार्यक्रम किया था तो उसके अंदर किसी विपक्षी पार्टी से सहयोग की अपेक्षा नहीं की थी। ये तो अब विपक्षी पार्टियों का अपना है। अगर वो समझते हैं कि महंगाई है और देश के अंदर महंगाई से तबाही आ रही है तो वो आगे और जनता के हितों की रक्षा करने का प्रयास करें, हम उनका स्वागत करेंगे। और इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कोई नहीं आया तो कांग्रेस जो है वो अपने धर्म से पीछे हट जाएगी। जहाँ तक लोग ईडी की बात करते हैं, नहीं सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि ये महंगाई तो एक बहाना है, दरअसल ईडी को डराना कांग्रेस का मकसद है। ईडी की बात, ईडी अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। हम जानते हैं सरकार ने नादिरशाही चला रखी है, सरकार ने सारी संस्थाओं को कब्जे में कर रखा है और जिस तरह से हर जगह से फैसले करवा रही है उसको सबके सामने है। हम उससे कोई डर नहीं रहे हैं, उसका बाकायदे जो प्रोसीजर है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपके सामने बोल के भी क्या करेंगे, ना तो आप फैसला दे पाएंगी और ना कुछ कह पाएंगी, तो लिहाजा उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज देश महंगाई से इस तरह जूझ रहा है और आप देखिए कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। सदन जो है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के बुलाने पर होता है और राष्ट्रपति के बुलाने पर होता है, और जब सदन में कोई बात नहीं सुनी जाती है तो सदन के सदस्यों का ये अधिकार होता है कि वो अपने राष्ट्रपति के पास जाएं और उनसे बात करें। उनको नहीं जाने दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब क्या तरीका है भाई? आप सोचिए, आपको याद दिला दें, हमारे मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो लोकसभा में उन्होंने, जब मुलायम सिंह जी ने उनको 11 दिन के लिए जेल में रखा था, तो लोकसभा में उन्होंने अपनी व्यथा कही और रोने लगे तो सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे और उन्होंने बाकायदे उनसे कहा कि आप रोइए मत, पूरा सदन आपके साथ है, आप अपनी पूरी बात कहिए। और शांतिपूर्वक पूरे सदन ने उनकी बात को सुना। आज क्या हुआ, जब कल राज्यसभा में लीडर अपोजिशन जो कैबिनेट मिनिस्टर का जिनका स्टेटस है वो अपनी बात को कह रहे हैं तो मंत्री जी वहां पे उनको कह रहे हैं आप कानून से भागिए मत, सामना कीजिए। क्या तरीका है भाई? वो एक सवाल उठा रहे हैं कि हाउस चल रहा है, मेरे प्रश्न लगे हुए हैं और इस पर चर्चा होनी है, ईडी ने हमको अभी समन भेज के बुलाया है, ये देखिए उसकी नादिरशाही, उसमें सदन का अपमान कर रहा है। वो कहाँ कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे? उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा हम बिल्कुल जाएंगे वहां पे, लेकिन ये सदन का अपमान है। वो शनिचर को बुला सकते थे, इतवार को बुला सकते थे या किसी और दिन बुला सकते जब सदन न चल रहा हो। सदन चलने के समय में डिस्कशन में वो भाग न लेने पाए, प्रमुख जी जवाब दीजिए। आपके शासनकाल में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, आपके शासनकाल में लोकतंत्र की मृत्यु होते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। काले कपड़े पहनकर आने की कोशिश अब क्योंकि की जा रही है, इसलिए क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या नहीं हो रहा है इस शासनकाल में? उसके बावजूद भी आप कहते हैं अच्छे दिन आ गए, कैसे आ गए सर? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि जिस तरह से अवतार जी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई लेकर और आप दूसरी जो कार्रवाई है वो सीबीआई का भी जिक्र है, लेकिन ईडी जो काम करती है, ईडी जो संस्था है, जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र में आपको पता, जिस दिन से देश में संविधान का निर्माण हुआ उसी दिन से दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं
और लगभग कांग्रेस ने 70 वर्षों तक इन संस्थाओं के साथ काम किया है और ये जो काम करती हुई आई है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ये किस किस तरह से कैसे कैसे काम करती है। अगर ईडी काम कर रही है तो सरकार उसमें कितनी दोषी है ये लोग भी जानते होंगे। अगर आज की सरकार पर दोष उठ रहा है, 8 वर्ष में इतने जो है दागदार हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो 60 वर्ष में क्या क्या हुआ होगा इस देश में, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। मुझे ये लगता है कि इतने बुद्धिजीवी लोग होकर, ये समझदार होकर अपने कार्यकलापों को प्रमाणित करते हैं, सच के साथ पेश करते हैं और जनता से फिर कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है, अगर ईडी और सीबीआई गलत हैं तो 70 वर्षों का हिसाब होना चाहिए। फिर मेरे हिसाब से 8 वर्षों का हिसाब भारतीय जनता पार्टी सर, आप ही लोग थे जो पहले ये कहते रहते थे कि यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, सीबीआई को पीछे लगा देती है, ईडी को। आप ही लोग तो कहते थे सर, अब आप सत्ता में काबिज है तो आप कहते हैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही है एजेंसियां। पीयूष पंत जी, ये आरोप आपने पहले नहीं सुने सर? जब यूपीए का शासनकाल था तब नहीं सुने आप लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाती थी? निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल सुनाई दी। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए नेहा जी, ये पक्ष और विपक्ष वाला मामला है। आज जो सत्ता में होता है वो दुरुपयोग करता है और विपक्षी जो है उस पर आरोप लगाते हैं। यही हाल पहले बीजेपी का था, वो कांग्रेस पे आरोप लगाती थी और कांग्रेस दुरुपयोग करती थी। निश्चित रूप से सीबीआई का दुरुपयोग होता था और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक पिंजड़े में बंद तोते को तोता बना दिया सीबीआई को, ये यूपीए के टाइम में ही कहा था। और आज ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये तो आज ये सत्ता पे है और कांग्रेस जो है वो जो है आरोप लगा रही है, वो विपक्ष में है। तो ये देखिए चलता रहता है और वो अपनी अपनी भूमिका देखिए होती है इसमें सत्ता वाले को, लेकिन इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर होती है। ये सत्ता में जो भी पार्टी है उसको इसका ध्यान रखना होगा, लेकिन विपक्ष का ये धर्म होता है कि वो सरकार की जो गड़बड़ियां हैं या जो उसका दुरुपयोग कर रही है सरकार अगर, तो उसको लेके वो सड़क पे आए, जनता के मुद्दों को लेके सड़क पे आए, तो ये बात दीगर है। अब देखिए सरकार का क्या नजरिया है कि किस तरह से आप देखिए राहत देने के बजाय सरकार और स्थितियां जो है वो बिगाड़ने में लगी हुई है, किस तरह से जो है कि लोगों के लिए और जीवन दूभर होता चला जा रहा है उधर से। तो ये जो रिलीफ मेजर्स मिलने चाहिए, उसके अलावा आप जीएसटी के मामले में कोई जरूरत नहीं थी कि आप जो है कि जो जरूरी चीजें हैं उन पे जीएसटी लगाएं, क्योंकि देखिए जो एक बात कही जा रही है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ जो है कि पेंडेमिक से निश्चित रूप से, और जो वॉर हुआ जो है अमेरिका और यूक्रेन का, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन लोगों को भी तो नुकसान हुआ है। नौकरियां गई हैं पेंडेमिक में, देखिए लाखों लाख नौकरियां गई हैं, आय के साधन कम हो गए हैं, पेंशन कम हो गई, लोगों को कॉर्पोरेट से नौकरी निकल गई, कंपनियों से निकल गई, सरकार ने बहुत कुछ रिलीफ देना बंद कर दिया है। तो ये जो देखिए जो सीनियर सिटीजन है उनको जो है रेलवे ने जो है बंद कर दिया कि अब साहब आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, तो जनता भी तो जो है उसके लिए संकट पैदा है। उसमें आप उनको एक मरहम लगाने की जगह आप उनके घाव में नमक सरकार जो है छिड़क रही है। वो जीएसटी का जो है कि जिस तरह से डिसीजन था आप बाद में कभी नहीं लेते। मुझे लगता है देखिए दही दूध और जो आटा चावल है ये ऐसी चीजें हैं जो गरीब आदमी भी खाता है, अमीर आदमी भी खाता है। गरीब आदमी ज्यादा खाता है, अमीर आदमी तो पिज्जा और पता नहीं क्या क्या खा लेता है, वो वहां वो कितना भी पैसा खर्चा कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो दाल चावल है, सब्जी है, जो है कि दूध है, दही है, ये तो आम आदमी खाता है, उसको उस पर आप जीएसटी लगाते हैं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके मतलब सरकार जो है कि एक जन कल्याण के जो जो सिद्धांत है और जो सरकार का एक ड्यूटी होती है कि जनता का कल्याण करना, क्योंकि जनता के कल्याण के लिए सरकार वोट लेके बनती है, तो वो अगर ये नहीं करती है, इस पे भी अगर आप जीएसटी लगा देंगे तो आपको निश्चित रूप से मोदी जी औरंगजेब की बात करते करते वही औरंगजेब के टाइम के जाजिया का जो एक टैक्स हुआ करता था उसी तरह का एक सिस्टम लग रहा है हर जगह। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब पावर जो जितनी कंपनियां उनको कहा जा रहा है कि आप इंपोर्टेड कोल लाइए, कोल खरीदिए, ये फरमान दे दिया गया है और वो कोल महंगा कोल है, तो क्या बिजली का उत्पादन महंगा नहीं होगा? सरकार और महंगाई थोप रही है। महंगाई थोपी जा रही है क्या अश्विनी राणा जी? क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी पीयूष पंत जी कर रहे थे कि देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है और उस बात को ध्यान में सरकार को रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि उन चीजों पर भी जीएसटी लगा दी जाएगी जो सीधे आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं,
गरीब तबके के साथ जुड़े हुए हैं। पहले बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है और ऊपर से उन खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगा देना जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। सर ऐसे में क्या कहा जाए? और दूसरी बात ये भी कि रेपो रेट में फिर से इजाफा कर दिया गया 0.50% का। पीएनजी के दाम जो हैं वो पिछले हफ्ते भी बढ़े थे, एक बार फिर से इस बार बढ़ गए। तो ऐसे में ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या इस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि लोगों के पास रोजगार की अभी कमी है, एकदम से लोगों पर बोझ ना डाला जाए? और लोगों के पास क्या ऑप्शन है सर, वो कहाँ देखे, किसकी तरफ देखे अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो? देखिए, आपने एक बार में बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे पूछ लिए। वही बात ही मैं एक एक प्रश्न का जवाब देता हूँ जी आपको। जी जी। कि महंगाई थोपी नहीं जा रही, महंगाई ग्लोबली इफेक्ट है और हमारे देश में नहीं है, विश्व में है, बाकी देशों में हमारे से ज्यादा है। सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने तीसरी बार रेपो रेट बढ़ाया है। अब उस रेपो रेट का बढ़ाने का मतलब है कि पैसा मार्केट में कम हो, लोग लोन कम लें। लेकिन वो एक सिस्टम है ऑलरेडी से कि आपने अगर उस प्रकार का लोन लिया हुआ है कि आपको इसका रेट बढ़ेगा तो आपको उसको ईएमआई बढ़ेगी। आप दूसरी ऑप्शन में भी जा सकते थे, ये उनके लिए है। दूसरी आपने कहा कि जीएसटी काउंसिल में जो उन्होंने टैक्स कुछ चीजों पर जो ऑब्जेक्शनेबल है कि दूध है, आटा है, इस प्रकार से, वो सिर्फ पैक्ड फूड पर है। पैक्ड फूड आम आदमी नहीं खाता। हालांकि सरकार इसको थोड़ा डिले कर सकती थी। इस समय ये एक सेंटीमेंट जो है उसको रोका जा सकता था कि महंगाई पहले से है, इसको और ना बढ़ाया जाए। वो सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए था। लेकिन जीएसटी काउंसिल के लिए सीधा हम सरकार को दोषी नहीं मानते। जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट हैं। अब पहले मैं जिंदल जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई सरकार अपना टैक्स कम करे, निश्चित रूप से कम करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बार पेट्रोल और डीजल पर अपना टैक्स कम किया, लेकिन क्या स्टेटों ने किया? जो लोग आज सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं, महंगाई आज एकदम नहीं आई, 5 महीने पहले महंगाई शुरू हुई युद्ध के कारण। उसका इफेक्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है वो 5 महीने पहले ही शुरू हो गया। सरकार का सर कोई रोल नहीं होता, पहली क्या हम सीधा युद्ध पे डालकर पूरा मामला इश्यू कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से? मैंने कहा था कि 10 दिन में अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा ग्लोबली इफेक्ट होगा इसका। वो आज हम सामने देख रहे हैं। तो आज उनको महंगाई याद आई है, मतलब 5 महीने पहले तक ठीक था। उनके जो स्टेट है अपोजिशन के, वहां पर वो टैक्स हम क्यों नहीं करते पेट्रोल पर? उनको पूरा अपना जो है शेयर चाहिए, अपनी पूरी कमाई चाहिए, लेकिन हम जनता को जो है महंगाई होने देंगे। लेकिन ये जो आज सिचुएशन है, सभी लोगों को मिलकर। ठीक है ओमकार जी, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है अभी अश्विनी जी ने। कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ हल्ला तो बोला जाता है, लेकिन अपने स्टेट में कहीं पर भी टैक्स कम नहीं करना। वहां पर जनता महंगाई की मार झेल रही है, वो नहीं दिखता, लेकिन सब कुछ कर दे तो केंद्र सरकार करती है। विद्वान एंकर है, आप बताइए किस राज्य ने अपने वैट में कमी नहीं की पेट्रोल और डीजल पे? सबने की। राज्यों की देखिए समस्या क्या है, इन्होंने सारी चीजें तो अपने हाथ में ले ली और राज्य को ये किसी प्रकार से फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है। जीएसटी में ये था कि 5 साल तक ये उनको बाकायदे मदद करेंगे, अगर आपका जीएसटी पूरा नहीं आता है तो जो घाटा इनका होगा वो राज्य सरकार को मदद करेंगे। और इन्होंने क्या किया, कहा कि राज्यों से ये कहा कि आप जो हैं कर्ज ले लीजिए, और कर्ज लीजिए तो कर्ज लेने के बाद क्या है कि उसका वो इंटरेस्ट देते फिर। अब जो व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी, इनको पैसा देना चाहिए था, ये बैंकों से कर्ज दिलवा रहे हैं। तो सवाल इस बात का, ये तो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से भाग रहे हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ग्लोबल है, फलाना है। घर का जो मुखिया होता है, जो घर में सबको पालता है, सबको खिलाता है, अगर कहीं कमी हो जाती है तो कुछ न कुछ सामान बचा के रखता है वो, कि ये मुसीबत के समय में काम आएगा। इन्होंने कोई उसकी व्यवस्था कर रखी है? ये बार बार जो गरीबों को लोन दे रहे हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसको इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? उसको रोके। ठीक है अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। कोई काम करे, किसी चीज को देखे, इसको करना चाहिए। वो तो करते नहीं है। स्टेटों को लोन देने के लिए कह रहे हैं, ऐसी स्टेटें फ्री में रेवड़ियां क्यों बांट रही है जब उनके पास पैसा नहीं है? तो कहाँ रेवड़ियां बांट रही है? कौन सी चीजें बांट रही है? ना वो
अपने जो पैसा है उसके, और सभी जीएसटी काउंसिल, जीएसटी से जो भी कलेक्शन आता है, आप देखिए बिल जब बनता है उसमें स्टेट का शेयर अलग रहता है और सेंटर का अलग रहता है। आप ऐसे बैठकर चैनल पर लोगों को बेवकूफ मत बनाओ कि सेंटर जो है वो लूट रहा है, और मान लो जीएसटी का पैसा कलेक्शन आ रहा है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब में डाल रहे हैं क्या भैया? वो जो पैसा जो रेवेन्यू आ रहा है वो देश के ऊपर खर्च हो रहा है, वो किसी के इंडिविजुअल जेब में नहीं जा रहा। इसलिए इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह मत करो। वो ठीक है, आप देश के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो सब चीज ठीक है सर, लेकिन फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कम से कम उनके खाद्य पदार्थों की वस्तुओं पर जीएसटी ना लगे तो वो ज्यादा राहत देगा, या बाकी आप महल खड़ा कर देंगे वो ज्यादा राहत देगा सर? वो आज के समय पे उसको रोकना चाहिए, उसको स्टॉप करना चाहिए था, वो इस समय लगाना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। ओमकार जी जल्दी से बात रखिए, मुझे पीयूष जी का रुख कर रहे हैं। मेरी एक मिनट समय दे दे मुझे। जी। मैं ये कह रहा हूँ, मित्र बार बार रेवड़ी की बात हमारे कर रहे थे, इनको शायद ये नहीं मालूम है कि जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तो पहले दिन जब भाषण हुआ था उसमें नेहरू जी ने कहा था इस सभा का पहला काम है कि एक नए संविधान द्वारा भारत को स्वतंत्र करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना और नंगी जनता को कपड़े पहनाना, प्रत्येक भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का पूरा मौका देना। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर आप खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं तो रेवड़ी नहीं दी जा रही। सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आप ठीक है पीयूष जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए नेहा जी, ये तो देखिए आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया है कि उन्होंने कहा है कि महंगाई पूरी दुनिया में है लेकिन भारत में भी बहुत महंगाई है और इसे जो है कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा है और उन्होंने कहा कि आगे चल के भी जो है कि ये संभावना बहुत कम है कि किसी तरह से जो है महंगाई कम हो पाएगी। तो इसलिए महंगाई तो है, इसको मानना पड़ेगा और सरकार को ही उपाय करने पड़ेंगे। तो सरकार जनता पे कर लादने की जगह सरकार को अपने जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे मिसयूज हो रहा है वहाँ पे वो देखना पड़ेगा, उससे कटौती करनी पड़ेगी। अभी देखिए कहीं नहीं कहीं सरकार जो है वो परेशान भी है, क्योंकि देखिए और ये प्रदर्शन से भी परेशान है। बिल्कुल सरकार परेशान है जाहिर तौर पे, और सरकार को जवाब भी देना होगा क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। बहुत शुक्रिया सर, माफ कीजिएगा देवेंद्र जी मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।